बच्चों हमारे पास दिसंबर, अच्छा धनक सारी चीज़ें कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिसंबर 25 की जो अटैम्प्ट थी, दिसंबर 25 की अटैम्प्ट थी, इसमें अनफॉर्चुनेटली हम पास नहीं कर सके। सही है, सिर्फ 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। ओवरऑल आपको पेपर मतलब किस तरीके से, आपको क्या स्ट्रगल हुआ, किन एरियाज़ में आपको स्ट्रगल हुआ, क्यों आपको ऐसा लगता है कि यार पेपर पास नहीं हुआ, और ऐसा क्या कर लें इस बार यार हम मिलके कि इंशाल्लाह इस बार पेपर पास हो जाए। ड्यू डिलिजेंस, यार सिर्फ ड्यू डिलिजेंस की वजह से आप फेल नहीं हुए। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मसला था। कोड ऑफ एथिक्स और ड्राफ्टिंग टेक्निक का थोड़ा सा बच्चा कह रहा है कि यार मसला हो रहा है। ओके, और ये मतलब आपको लगता है ये मसला था। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत मसला था। अच्छा जी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में मसला था, और इसके अलावा कोई और चीज़ थी यार? ISA 600 में थोड़ा सा मसला हुआ, और इसके अलावा यार मुझे अपेरेंटली पता है क्या लगता है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने लास्ट अटैम्प्ट का पेपर देखा है, जो मैंने दिसंबर 25 की अटैम्प्ट का पेपर देखा है, सही है, इसमें अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास जो ये पेपर आया है ना, जो ये सवाल आया है, इसमें से आप यूँ कह लें यार कि शायद 30 से मतलब 50 नंबर का पेपर वो था जो कि ऑलरेडी पास्ट पेपर में एग्जामिन हो चुका था, जो पिछली अटैम्प्ट में ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका था, उसने उसको टेस्ट किया। सही है, उसके अलावा शायद 25 से 30 नंबर का पेपर वो था जो कि वो आप यूँ समझे कि उसने किताब से पूछा, बुक से पूछा, या शायद इससे भी ज़्यादा का पेपर ऐसा था जो आप ये कह सकते हैं कि यार उसने जो नॉर्मली आपसे है ना वो किताब से पूछा। 25 से 40 नंबर का पेपर ऐसा था जो कि उसने किताब से पूछा है। सही है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बना ली थी। ये आप लोगों को पता है कि 30 से 50 नंबर का पेपर ऐसा था जो कि ऑलरेडी एग्जामिनर ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है आप लोगों से। बच्चों मैं आपको आज की क्लास में ये प्रूफ कर दूंगा कि जो 30 से 50 नंबर का पेपर था वो ऑलरेडी एग्जामिनर पिछले अटेम्प्ट से पूछ चुका है आपसे। 25 से 40 नंबर का पेपर ऐसा था जो कि किताब से आया था, वो भी मैं इंशाल्लाह भी 2 घंटे में प्रूफ कर दूंगा। और आज के देखें, आज के सेशन का पर्पस क्या होगा? आज के सेशन का पर्पस सिर्फ इतना होगा, सिर्फ रिलैक्स होकर यार आपने मुझे 1.5-2 घंटे सुनना है, हमने आपस में एक दूसरे से बातें करनी है, और जब आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे तो हमें एटलीस्ट समझ में आ जाएगा यार हमसे गलती हो कहाँ पे रही है। सही है, जब तक गलती आइडेंटिफाई नहीं होगी ना यार, पास करना इस पेपर को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सिर्फ उससे पहले ये कर लें यार। रिस्क वाला सवाल अजीब, सलमान देखें मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, इस 2 घंटे बाद जब हम उठेंगे इंशाल्लाह, तो एक चीज़ आप कंक्लूड करके रखेंगे कि ये आपके हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर था। मैं आपसे वादा करता हूं ICAP की हिस्ट्री का अब तक का सबसे आसान पेपर जो था वो विंटर 25 था। इससे आसान पेपर एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ सकता, सही है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा कि यार एक्सपेक्टेड ये है कि अगली अटैम्प्ट में अब एक्सपेक्टेड है कि यार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, और पेपर क्या आएगा, कहाँ पे कंसंट्रेशन करनी है, मैं इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात समझ आती है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि बिल्कुल रिलैक्स होकर सब्र तहम्मुल से 2 घंटे का सेशन लेना है। एग्री करो डिसएग्री करो, बताना है, चीज़ें समझ में आ रही हो तो बता देना कि यस सर ये पॉइंट वैलिड है, हमें समझ में आ गया, आप ये चीज़ सही कह रहे हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, इस बार हम इसको इंशाल्लाह इस तरीके से लेके चलेंगे। क्लियर हो बच्चों? ये काम कर सकते हो। मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ ना यार कि ये 30 से 50 नंबर का पेपर जो है ये पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है। तो अगर आपने वॉल्यूम 2 देखी हो जिसके अंदर मेरे सारे पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन है, उन सारे सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर से आपको 30 से 50 नंबर के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मिले होंगे जो आके सवाल हमने करे हुए थे। ठीक है, लेकिन खैर हम काम ये करते हैं कि हम एग्जामिनर का हम ये सवाल पढ़ते हैं, और जब हम ये सवाल पढ़ते हैं तो बच्चे थोड़ा सा देखें। मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क दैट द एंगेजमेंट टीम शुड कंसीडर। पहला सवाल एक्सपेक्टेड था कि ऑडिट रिस्क से आएगा, और ऑडिट रिस्क से आया। सही है, अच्छा जब सवाल ऑडिट रिस्क से आया, ईमानदारी से बता दो आप में से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड देख के और उसके बाद जो है वो कार्बन न्यूट्रल लॉजिस्टिक का वर्ड देख के, या फिर मतलब जब सवाल आया होगा, जब पेपर आपने करा होगा, तो कितने लोग ऐसे थे कि ग्रीन ट्रांजिशन लोन, इलेक्ट्रिक, ये थोड़े से वर्ड देख के, और ये कार्बन एमिशन, ये थोड़े से वर्ड देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे? बिल्कुल ऑनेस्टी वाली बात है। मतलब कितने लोग ऐसे थे जो कि समझ ही नहीं पाए कि यार सवाल जो है वो कंपनी करती क्या है, और ये एआई क्या है, और एआई से ये ऑटोमेट कैसे हो जाएंगी चीज़ें। आप में से कितने ऐसे लोग थे जो कि सवाल पढ़ के इन वर्ड्स को समझ के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे और नहीं समझ पा रहे थे? ऐसा ही है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इन वर्ड्स को आप काट भी दें अपनी ज़िंदगी से, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना।
इन वर्ड्स को अगर मैं इग्नोर भी कर दूं मेरे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं ये तसव्वुर करता हूं कि जी चले जी थोड़ा सा मसला हो गया, चीज़ें हो गई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। सवाल पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, और बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क दैट द एंगेजमेंट टीम शुड कंसीडर। पहला सवाल अगर हम देखें, सवाल पढ़ते हैं। योर फर्म is the statutory auditor of GTL for the year ended 30 September 2025. GTL is a large logistics and supply chain management company providing warehousing, transportation and cold chain services across Pakistan and the Gulf region. कितने लोगों ने इस गल्फ रीजन को हाईलाइट कर लिया था? अगर गल्फ रीजन में ऑपरेशंस हो रहे हैं तो क्या IS-21 के हिसाब से मेरा फॉरेक्स के ऊपर रिस्क होगा, फॉरेन करेंसी के ऊपर रिस्क होगा? हाँ भाई, होगा बच्चों। तो भाई पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चूँकि आप गल्फ रीजन में डील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एक्सपोर्ट हो रही होंगी, जो आपकी सेल्स हो रही होंगी, वो एक्सपोर्ट हो रही होंगी। और जब एक्सपोर्ट हो रही होगी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि IS-21 के हिसाब से आपने उसको सही ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट होगा वो अप्रोप्रिएट रेट पे नहीं होगा, और जो आपका मॉनेटरी एसेट होगा उसको आपने ईयर एंड पे सही रेट पे रीवैल्यू नहीं किया होगा। बिल्कुल हाई लिख रहा हूँ, सही है, बिल्कुल हाई। इसका मतलब मैं आपको बच्चों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, असद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर ये कर लिया था, बिल्कुल। क्या इसके लिए मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ग्रीन ओमिशन और ग्रीन एमिशन ये सब करने की ज़रूरत है? कुछ सवाल में था ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं सवाल और बढ़ता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, कंपनी के कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, कंपनी का इंटेंजिबल एसेट भी इंक्रीज़ कर रहा है, कंपनी का राइट ऑफ यूज़ एसेट भी, कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन्स भी और कंपनी कस्टमर एडवांसेस भी। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं सवाल पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर GTL कंप्लीटेड अ मेजर डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। कितने लोग आप ये डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पढ़ के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए थे कि यार ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और भाई ये सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? सही है। तो ड्यूरिंग द ईयर GTL कंप्लीटेड अ मेजर डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। द की डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम आर एज फॉलोज। टू बिकम द रीजन्स फर्स्ट स्मार्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क। क्या होता है पता नहीं भाई। GTL invested heavily in developing Transite, an artificial intelligence-based ecosystem that connect its truck, warehouse, and custom dashboards in real time. The system was developed internally over the 2 years on achieving the full automation in June 2025. आप कौन से साल का ऑडिट कर रहे हैं? 30 सितंबर 2025 का। तो इसका मतलब है इस साल भी कॉस्ट इनकर्ड हुई होगी प्यारे बच्चों, इस साल भी कुछ खर्चा हुआ होगा उस सिस्टम में। भाई क्या इस साल भी, अगर वो कह रहा है कि जी जून 25 को सिस्टम ऑटोमेट हुआ है, तो क्या इस साल भी आपने उस सिस्टम पे ऊपर कुछ पैसा लगाया होगा? अच्छा जी। GTL commenced amortization of the system over a period of 8 years. The management expect Transite to significantly reduce the manual process and enhance the predictive route planning. मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें आपके पास IS-38 इन्वॉल्व है? हाँ भाई बच्चों, क्या इसमें IS-38 इन्वॉल्व है? अच्छा, IS-38 दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ना बच्चों। IS-38 दो चीज़ों के ऊपर बात करता है, एक कॉस्ट, दूसरा एमोटाइजेशन, तीसरा इम्पेयरमेंट। ऐसा ही है भाई। जो कॉस्ट मेरे पास होती है उसमें एक फेज़ होता है रिसर्च का, अगर आप इंटरनली डेवलप कर रहे हो, एक होता है डेवलपमेंट का। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। जो डेवलपमेंट वाला होता है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, जो रिसर्च वाला होता है वो P&L में होना चाहिए। सही है। एमोटाइजेशन कब से होनी चाहिए? व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। ऐसा ही है बच्चों, व्हेन इट इज़ इंटेंडेड फॉर अवेलेबल फॉर यूज़। सही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब अवेलेबल फॉर यूज़ होगा वो। और फिर तीसरी चीज़ है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट के सवाल में कोई इंडिकेशन नहीं दिया। क्या ये सिर्फ इतनी सी, अब मुझे ईमानदारी से बता दें, क्या ये सवाल ऑलरेडी एग्जामिनर पिछले बारे में भी पूछ चुका है? ये पहली बार नहीं पूछा है मेरे बच्चों, ये पहली बार नहीं पूछा इसने, ये इससे आज से पहले बहुत बार ये रिस्क पूछ चुका है। ऐसा ही है बच्चों, थोड़ा सा जल्दी जवाब देंगे तो यार फ़ायदा होगा ना, वरना फ़ायदा नहीं है बच्चों। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैंने दो रिस्क यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। एक मैंने ऊपर कॉस्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने कहा कि भाई इस साल डेवलप किया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो कि रिसर्च फेज से पर्टेन करते होंगे, मैनेजमेंट ने उसको कैपिटलाइज कर दिया होगा। प्लस एक और चीज़, मैनेजमेंट उसको एमोटाइज कर रही है जब वो फुली ऑटोमेट हो गया है। हालांकि इसको एमोटाइज तब होना चाहिए था जब वो इंटेंडेड फॉर अवेलेबल फॉर यूज़ हो। और सेकंड चीज़, मैनेजमेंट उसको एमोटाइज कर रही है 8 साल के लिए। और ये जो चीज़ रिलेट करती है ये AI से रिलेट करती है, AI टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। और इसके अंदर तो हर 6 महीने बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 8 साल की आपकी यूज़फुल लाइफ जो है वो अप्रोप्रिएट ना हो, रीजनेबल ना हो। कितने लोगों ने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया था एमोटाइजेशन के ऊपर?
आपको बताने का मकसद ये है बच्चों, सिंपल देखिए, खुद कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, एआई बेस्ड बना रहा हूँ, तो अगले 6-8 महीने में वो चीज़ आउटडेटेड हो जाएगी ना। साल, 2 साल, 1.5 साल, 5 साल, 3 साल, 8 साल नहीं चलेगी ना यार। 8 साल कैसे चल सकती है बच्चों? तो थोड़ा सा आपको यूँ सोचना था ना कि यार एक सिस्टम मैंने बनाया है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जब एआई की इतनी चीज़ें आ रही हैं तो वो चल जाएगी। अच्छा चलें, खैर हो गया, खैर हो गया। बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन मुझे एक चीज़ ये कन्फर्म कर दो बिल्कुल ईमानदारी से, जो वॉल्यूम 2 भी है, अगर तुम उसको भी देखो, उसके अंदर ये सारे आंसर्स ऑलरेडी, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर पहले भी पूछ चुका है। एग्री करते हो इस चीज़ से? तो मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, ये दूसरा रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया किस चीज़ का प्यारे बच्चों? IS-38 का। और IS-38 में मैंने 2 रिस्क आइडेंटिफाई करे। IS-38 में मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा, और मैंने एक चीज़ कर दी, एमोटाइजेशन कब से होनी चाहिए और यूज़फुल लाइफ। तो अब तक जो मैंने करा तो उसमें AI शेआई वगैरह कुछ भी नहीं है, ये कार्बन एमिशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बड़ा रिलैक्स होकर मैं आराम से कर रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो उसके बाद वो ये कह रहा है, storage facilities were also upgraded through the installation of a smart sensors that automatically records the movement and location of packaging materials and spare parts. Physical stock takes are no longer performed as the system has been designed to be self-reconciling. अब उसने एक चीज़ और करी और उसने आपसे कहा कि भाई स्टोरेज फैसिलिटीज़ वर ऑल्सो अपग्रेडेड थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्मार्ट सेंसर्स। तो उन्होंने स्मार्ट सेंसर्स को इंस्टॉल कराए, एक पीपी में एडिशन हुई होगी, दैट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द मूवमेंट एंड द लोकेशन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। फिजिकल स्टॉक टेक्स। अच्छा ये होता क्या है, आपने शायद सुना होगा, अमेजॉन का एक गो मार्ट है, और बहुत पहले ये टेक्नोलॉजी लेकर आ गए थे। और अमेज़ॉन अपने गो मार्ट में क्या करता था कि जी वो आप जो है, अगर जिस तरह के हम नॉर्मली टेस्को में जाते हैं, या फिर हम इम्तियाज़ जाते हैं, या फिर हम चेज़ जाते हैं, तो हम माल ख़रीदते हैं सारा का सारा, और फिर जाके लाइन में लगते हैं, फिर वो स्कैन करता है, फिर हम पेमेंट करते हैं। अमेज़ॉन ने गो मार्ट जो है वो यूएस में कुछ जगह पे बनाया, तो उसमें ये था कि जी आप जाएं, आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है, सही है, आप स्कैन करें, स्कैन करके आप एंटर हो। जब आप एंटर होंगे तो वो पूरे स्टोर के अंदर सेंसर्स और कैमरास वगैरह और कंप्यूटर विजन वाली चीज़ें लगी हुई होंगी, और वो आपसे सिर्फ एक काम ये करेगा, अगर कोई चीज़ उठा के आप अपने पास रख लेंगे, या अपनी पॉकेट में डाल देंगे, या अपने शेल्फ में डाल देंगे, तो फ़ौरन से आपके अकाउंट से पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। तो वो ये कह रहा है कि यार आप समझने की कोशिश करना। उसने कहा भाई मैंने स्मार्ट सेंसर लगा दिए, जिसकी वजह से अगर कोई गुड्स वेयर हाउस से बाहर जा रहा है तो फौरन से इन्वेंट्री आउट रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ वेयर हाउस के अंदर आ रही है तो फौरन से इन्वेंट्री इन जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये हमने एक रख दी है, इसकी वजह से हमें स्टॉक काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई क्या कहते हो इस पर? नहीं अजीज़ क्या हो गया यार, कैसी बात कर रहे हो यार? उसने कई सवाल में ये लिखा ही नहीं अजीज़ कि हम एम्प्लॉयज़ को कम करेंगे। उसने इस वजह से उसने कोई चीज़ लिखी नहीं है यार। बच्चों मतलब ये कैफ का कॉन्सेप्ट है यार, ये कैफ का कॉन्सेप्ट है। सुन लो मेरी बात, हम नहीं, हम फिजिकल काउंट करते हैं। आप गए हो स्टॉक काउंट पे? अच्छा जब फिजिकल काउंट करते हो तो क्या क्या करते हो, जल्दी से बता दो यार। फिजिकल काउंट में क्या करते हो? दाऊद काउंट करता हूँ भाई, थोड़ा सा अच्छा बता दो ना यार। एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करते हो, कंप्लीटनेस को वेरीफाई करते हो, राइट्स को वेरीफाई करते हो, वैल्यूएशन को वेरीफाई करते हो, ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक सिस्टम है जो कि बता रहा है कि 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है और वो उसको सेल्फ रिकंसाइल कर रहा है, सही है, वो बता रहा है कि जी 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, मुझे बताएं क्या 100 क्वांटिटी की कंडीशन के ऊपर वो कोई बात कर रहा है? भाई मैं जब स्टॉक काउंट करता हूँ तो मैं तो ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से दिखता हूँ ना यार स्टॉक काउंट करते हुए, कभी ख़राब माल तो नहीं पड़ा हुआ। तो क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये सिस्टम इस रिस्क को एड्रेस कर पाएगा? अच्छा ये जो सिस्टम है ये किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? ये एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स के ऊपर काम कर रहा है ना, कि भाई कोई स्टॉक आया होगा तभी सिस्टम में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। सही कह रहा हूँ बच्चों? तो टेक्निकली किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन क्या ये वैल्यूएशन के ऊपर काम कर पा रहा है? क्या ये उसकी कंडीशंस के ऊपर कि अगर कोई इंपेयरमेंट है या एनआरवी है, क्या ये उसके ऊपर काम कर पा रहा है? और आप तो उसके ऊपर भी काम करते हो। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपको स्टॉक काउंट अभी भी करना पड़ेगा ताकि कंडीशन को वेरीफाई करें। अच्छा एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स किसके थ्रू हो रहा है? एक उन्होंने आईटी सिस्टम बनाया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो दाऊद, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ये जो तीन चीज़ें बनाई है इन्होंने, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, किसके बेसिस पे बनाई है बच्चों? ये बनाई है इसने आईटी सिस्टम के बेसिस पे। जब ये आईटी सिस्टम के बेसिस बना रहा है, इसका मतलब है जितनी भी ट्रांजैक्शन जो इनिशिएट हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, जो रिकॉर्ड हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो आईटी सिस्टम कर रहा है। तो अगर आईटी सिस्टम में कोई एरर होगा, एरर का मतलब समझते हो ना,
कि अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे नहीं होंगे या एप्लीकेशन कंट्रोल्स अच्छे नहीं होंगे तो इसका मतलब है ये सिस्टम जो है वो सही रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसका मतलब है कि जी जो सिस्टम है वो सही रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। बच्चों क्लियर हो? तो यहाँ पे आपके पास दो रिस्क है। पहला रिस्क जो स्टॉक टेकिंग होगी क्योंकि मुझे एनआरवी टेस्टिंग वैल्यूएशन के लिए करना पड़ेगा, और सेकंड चीज़ ये जो सिस्टम है ये जो काम कर रहा है ये डिपेंड करता है कि सिस्टम के कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव होंगे तो अल्टीमेटली जो नंबर्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो भी इनकरेक्ट होंगे मेरे बच्चों। क्लियर हो? अच्छा देखिए कॉमन सेंस वाली बात है ना, आप देखें ना, खुद सोचें ना, हम स्टॉक काउंट करने क्यों जाते हैं यार? हम देखते भी है ना एसेट की कंडीशंस को, लेकिन हमारा मसला पता है क्या होता है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखें मुझे एक बात बताओ, हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं पता है? हम कंफ्यूज होते हैं पेपर में ये समझने के लिए कि स्मार्ट सेंसर होता क्या। ऐसा ही है, जो आई कैप आपको जो की पॉइंट समझाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, आपने जो की पॉइंट समझना होता है आप उसको स्किप कर देते हैं, और उसके अलावा हर वो चीज़ जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है या उस पर इतना टाइम आपने नहीं लगाना है, उसके बारे में आपने इतना नहीं सोचना, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो एक सिंपल सा पॉइंट था हमारा एनआरवी का, बच्चों हमने मिस कर दिया ऐसे। अच्छा बच्चों 15-20 मिनट में सेशन लिए हुए, कुछ थोड़ा सा फायदा हो रहा है, चीज़ हो रही है, मैं सही पेज से चल रहा हूँ, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, मुझे सॉल्यूशन ज़्यादा मैटर नहीं करता, मुझे आपकी सोच के साथ थोड़ा सा मैटर करता है कि यार हम थोड़ा सा सोचने की सलाहियत को बढ़ाएं थोड़ा सा कि किस तरीके से कर रहे हैं। सही है? तो सॉल्यूशन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन आईकैप के भी ये चीज़ें आप देख सकते हो, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि यार हम ये देख लें बच्चा गलती कर कहाँ पे रहा है। सही है? आईकैप कहाँ डॉज कर रहा है बच्चों का। अच्छा एज पार्ट ऑफ इट्स, तो मैंने तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। तो बच्चों मैंने तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, किस चीज़ का? मैंने तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, और मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, जनरल आईटी एंड एप्लीकेशन कंट्रोल ओवर। ठीक हो गया भाई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। एज पार्ट ऑफ इट्स गो ग्रीन 2025 इनिशिएटिव, GTL रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ इट्स डीजल ट्रक्स विथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स सोर्स्ड फ्रॉम इकोफ्लीट FZE, a UAE-based company that holds a 20% shareholding in GTL. Under the arrangement, GTL will use the trucks for 5 years against a fixed quarterly payment, after which it may purchase the fleet at 40% of its original cost. बच्चों इस सवाल में क्या था? हाँ भाई जल्दी छेदी मेरे बच्चों, इस सवाल में कुछ था यार? इस सवाल में लीज था, ज़बरदस्त। अच्छा क्या इस सवाल को अच्छा बच्चों एक सेकंड ना, सॉरी एक और चीज़ सॉरी, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, क्या ये पहला पॉइंट मेरा यहाँ इंटेंजिबल एसेट से कनेक्ट हो रहा है? तो मतलब जब मैंने रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे बताए होंगे तो मैंने सवाल में ये भी बताया होगा ना कि भाई इंटेंजिबल एसेट जो है वो 100% से इंक्रीज़ कर रहा है, और उसका एक रीज़न ये है कि मैनेजमेंट ने इस साल जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ये इसको कनेक्ट करा था ना हमने ऊपर नंबर्स को, मैथ्स को, नीचे अंग्रेजी को आपस में कंपेयर करा था ना। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर आप देखें ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, और इस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो राइट ऑफ यूज़ एसेट्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 3 को कनेक्ट करूँगा ना नीचे, इस नंबर्स को नीचे इंग्लिश से कंपेयर। तो अगर मैं राइट ऑफ यूज़ एसेट भी देखूँ तो राइट ऑफ यूज़ एसेट मेरा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। और उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि कंपनी जो है वो अपनी डीजल ट्रक को जो है वो क्या कहते हैं, डीजल के जो ट्रक हैं उसको रिप्लेस कर रही है विद द इलेक्ट्रिक ट्रक, सस्टेनेबिलिटी की वजह से। आप में से कितने लोग C53 दे रहे हैं? अच्छा एज पार्ट ऑफ इट्स गो ग्रीन 2025, अच्छा जितने लोग अगर क्लासेस ले चुके हैं या उन्होंने ली हुई है क्लासेस C53 सस्टेनेबिलिटी की, तो उसको इस वाले पॉइंट का थोड़ा सा आइडिया होगा कि डीजल ट्रक जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं विद द इलेक्ट्रिक ट्रक। सही है? और इनके ये बिजनेस मॉडल, वैल्यू चेन का वर्ड थोड़ा बहुत उसको मेरे ख्याल से शायद बच्चे ने अगर पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। सही है? A UAE-based company that holds a 20% shareholding in GTL. Under the arrangement, GTL will use the truck for 5 years against a fixed quarterly payments, after which it may purchase the fleet at 40% of its original cost. बच्चों दो मसले हैं यहाँ पे। एक मसला हमारे पास IFRS 16 का है, आसान है। एक मसला हमारे पास IFRS 16 का है बच्चा, ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरा मसला जो हमारे पास है वो IAS 24 का है। ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रही है? रिलेटेड पार्टी के साथ, और ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा ही है। तो एक तो ट्रांजैक्शन आरपी के साथ हो रही है और उसमें ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल, ऐसा ही है बच्चों। तो यार सिंपल से मेरे ये दो रिस्क थे बच्चों, सिंपल से मेरे यहाँ पे दो रिस्क थे, ये दोनों रिस्क हमने पिक कर लिए थे पेपर में। IFRS 16 का तो बहुत आसान था ना भाई, के सारी की सारी लायबिलिटीज़ की आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली होगी। IFRS 16 में आप क्या लिखेंगे? जो आपकी पेमेंट्स हैं, फ्यूचर पेमेंट्स हैं,
मैनेजमेंट ने वो सही से डिटरमाइन नहीं किया होगा, उसको सही डिस्काउंट रेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन नहीं करी होगी। ये जो 40% वाली चीज़ है, ये जो 40% वाली चीज़ है कि ये 40 परचेस ऑप्शन जो उसके पास है, उसको ये मैनेजमेंट की इंटेंशन है नहीं है, मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली करेगी नहीं करेगी, वो असेसमेंट मैनेजमेंट ने शायद सही नहीं करी होगी। और दूसरी चीज़ थी हमारे पास IAS 24। कितने लोगों ने IAS 24 रिलेटेड पार्टी मिस कर दिया मेरे बच्चों? मेरे बच्चों कितने लोगों ने IAS 24 रिलेटेड पार्टी जो हम कैफेट में पढ़ते थे मिस कर दिया? समझ आ रही है गलती? तो कहीं जगह पे हम यूज़फुल लाइफ मिस कर रहे हैं, कहीं जगह पे हम IAS 24 मिस कर रहे हैं, कहीं जगह पे हम वैल्यूएशन एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री को मिस कर रहे हैं। तो ये 2-2, 3-3 पॉइंट्स अगर हम मिस करेंगे तो 20 में से हमारे पास 6-8 नंबर्स ऐसे ही कम हो जाएंगे ना। ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। To strengthen its market reputation with the international clients, GTL engaged Ecometric Consulting to assist in obtaining carbon neutral logistics certification. The related consultancy and verification cost amounting to rupees 95 million were included under the intangible asset, as management believes that the certification will enhance the GTL's reputation over the several years. हाँ भाई बच्चों, जो मैं कंसल्टेंसी वगैरह पे कर रहा हूँ, सही है, मैं सर्टिफिकेशन ऑडिटर को पे करता हूँ, क्या मैं उसको कैपिटलाइज करता हूँ? क्या मैं उसको इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज करूँगा? तो सिंपल से एक पॉइंट था यार, ये तो सिंपल से एक पॉइंट था IAS 38 का। अगेन IAS 38 के ऊपर एक सवाल आया कि भाई इससे तो आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, इससे तो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, सही है। और ये तो एसेट की डेफिनेशन भी वेरीफाई नहीं करती है, तो एसेट की डेफिनेशन वेरीफाई नहीं करती। तो पॉइंट 5 तो बड़ा सिंपल था कि जी IAS 38 के हिसाब से दिस इज नॉट द इंटेंजिबल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। To finance its sustainability targets, GTL obtained a $10 million green transition loan from an international development bank. The facility carries a concessional interest rate conditional upon maintaining at least 50% of the GTL's fleet as electric and submitting an externally verified carbon emission report for each year. इसमें क्या करा यार हमने? इसमें हमने तो IAS 21 का तो रिस्क हमने ऊपर ऑलरेडी खोला हुआ था ना, एक ऐसा ही था ना। हमने यहाँ पे IAS 21 खोला था, तो गल्फ रीजन की जगह अब हम लोन भी लिख देंगे। हो गया, चलें आगे बढ़े। और इसके अलावा मेरे बच्चों, कंप्लायंस विथ लॉस, ये रिस्क खोला है आपने। बच्चों कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिला है, मार्केट में 10% का रेट चल रहा है, आपको 6% पे मिला है। हाँ भाई, सही समझ आया? तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपकी, उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लूँ मार्केट रेट के हिसाब से। फ्यूचर कैश फ्लोज बनाऊं मैं 10% के हिसाब से, जो 10% दिया हुआ है रेट मेरे पास, या जो भी कंसेशनल रेट दिया हुआ है मेरे पास उसके, और उसको डिस्काउंट कर दूं मैं मार्केट रेट से, ऐसा कर दूं। तो जो डिफरेंस आएगा उसको कहां लेके जाऊं? यार बच्चों क्या हो गया यार? ऐसा ना करें यार, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अरे पास पेपर्स में आ चुके हैं भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये का लोन मिला है, मुझे 100 रुपये का लोन मिला है 6% पे, और मार्केट में रेट चल रहा है 10% का। तो मैं 100 रुपये के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगले 5 साल के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट कर दूं। अगले 5 साल के कैश फ्लोज 6% पे प्रोजेक्ट कर दूं। लेकिन जो अगले 5 साल के मैंने कैश फ्लोज बनाए उसको मैं डिस्काउंट कर दूं, कितने पे? 10% जो मार्केट रेट है। तो भाई अगर लोन की अमाउंट 100 आ रही है और अगर मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू करता हूँ 10% से, तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही होगी वो लेट से आ रही होगी 90 की आ रही होगी। तो इसका मतलब ये 10 को कहाँ ले जाऊँ? इसका मतलब मैंने 90 रुपये का लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट रेट पे, और मुझे मिला 100 रुपये है। तो ये 10 रुपये कहाँ ले जाऊँ? सर ये 10 रुपये जो है मेरा ग्रांट है, ऐसा ही है। जब ये ग्रांट है तो उसके ऊपर IAS 20 अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है 2 मसले थे यहाँ पे, 2 मसले थे। एक हमारा मसला था IFRS 9 का। IFRS 9 के हिसाब से जो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी उसको आपने मार्केट रेट के हिसाब से मैनेजमेंट ने शायद डिस्काउंट ना किया हो। और सेकंड मसला ये है कि जो डिफरेंस है वो IAS 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट है, और ये तभी रिकॉग्नाइज होगा जब उसकी कंडीशंस पूरी होंगी। लॉज एंड रेगुलेशन में आप कहाँ चले गए यार? कितने लोगों से ये रिस्क मिस हो गए। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कंडीशन है, कंडीशनल अपॉन मेंटेनिंग, तो जो फैसिलिटी, जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कंडीशनल अपॉन द मेंटेनिंग एटलीस्ट 50% ऑफ GTL's fleet as electric and submitting externally। तो इस चीज़ को हमने कवर कर दिया ना, यहाँ पे हमने कंडीशंस लिख दी। हुसैन कोवेनेंट ब्रीच आप क्यों लिखेंगे? मतलब सवाल में ऐसे कोई लॉसेस वगैरह की बात लिखी हुई है? कोई ऐसी चीज़ लिखी जिससे लग रहा हो कि कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा? जैसे तो बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट का भी रिस्क है, लेकिन सवाल में इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हुसैन आप समझ रहे हैं?
सॉरी हसनैन दानिश, आप समझ रहे हैं, अगर सवाल में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो तो मैंने उसको कंसिडर करना है ना। अगर सवाल में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो मैं इररेलेवेंट रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करूँ? बच्चों मुझे वापस से बताओ कितने लोगों से रिस्क मिस हो गए? और ये दोनों मिस हो गए यार, तो आपने क्या लिखा फिर इसकी जगह? मैं अभी भी आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये दोनों रिस्क वो हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। जाके मेरी वॉल्यूम 2 देख लेना, कमेंट्री के साथ उसमें लिखे हुए होते हैं रिस्क, कौन सा रिस्क है, क्या कमेंट्री है। नहीं ना यार, कोविनेंट देखिए, कोविनेंट आप तब लिखेंगे जब सवाल में कुछ चीज़ मेंशन होगी ना। सवाल में ऐसी कोई हिंदी रिस्क, जब रिस्क फैक्टर ही नहीं है, जब रिस्क फैक्टर देखें, वो तो टेक्निक क्या होती है ड्राफ्टिंग टेक्निक, जब व्हेनेवर देयर इज अ रिस्क फैक्टर के बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई करना है ना। तो जब रिस्क फैक्टर ही नहीं है तो आप रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्लियर हो बच्चों? अच्छा, इसके बाद अगर मैं सवाल को देखूं तो मैं सारा सवाल पढ़ने के बाद मैं कहता हूं कि अच्छा जी, राइट ऑफ यूज़ एसेट के ऊपर भी रिस्क हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर भी रिस्क हो गए, सही है। कस्टमर एडवांसेस बचा है और कस्टमर एडवांसेस के ऊपर नीचे सवाल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, रेवेन्यू के ऊपर नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर भी नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे बच्चों मुझे फ़ौरन से एक चीज़ बता दो जल्दी से कि रेवेन्यू कितने % से इंक्रीज़ हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने % से इंक्रीज़ हो रहा है भाई? तो भाई मेरा रेवेन्यू जो है वो 75% से इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जल्दी बता दो यार, थोड़ा सा हाथ पाँव चला लो यार, क्या हो गया बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से इंक्रीज़ हो रहा है यार? 84% से। 18%। रेवेन्यू 32% से इंक्रीज़ हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 19% से इंक्रीज़ हो रहा है। बच्चों ऐसा ही है? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो रेवेन्यू मेरा 32% से इंक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 19% से इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ सही लग रहा है आपको? 2 रिस्क हैं बच्चों, 2 रिस्क हो सकते हैं, जल्दी बता दो बच्चों। 2 रिस्क हो सकते हैं, जल्दी से बता दो। या तो रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है या कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेटेड है, ऐसा ही है? या तो रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है या, तो हमेशा याद रखना टेक्निक में जब भी आपके पास मैथ्स और अंग्रेजी लिखी हुई आएगी तो आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। अगर अंग्रेजी मैथ्स के साथ कंबाइंड हो रही है तो दोनों को एक साथ लिख के आप रिस्क बताएंगे। अगर आपने पूरा सवाल पढ़ लिया और पूरा सवाल पढ़ने के बाद ऊपर कुछ मैथ्स रह गई है तो वो मैथ्स को आपने खाली नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं मेरे बच्चों, समझ आ रही है? तो इसके बेसिस पे भी मेरे 2 रिस्क जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए कि या तो मेरे मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया हुआ है या कॉस्ट ऑफ सेल्स को थोड़ा सा अंडरस्टेट किया हुआ है। इसी तरीके से रेवेन्यू मेरा 32% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेरे कस्टमर के एडवांसेस कितने % से इंक्रीज़ हो रहे हैं? हाँ बच्चों, कस्टमर एडवांसेस मेरे कितने से इंक्रीज़ हो रहे हैं? कुछ 57% से। तो यार मेरा रेवेन्यू 32% इंक्रीज़ हो रहा है, एडवांसेस कस्टमर से जो मैंने एडवांस लिया हुआ है वो 57% इंक्रीज़ हो रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ कस्टमर से आपको एडवांस मिला होगा और आपने उसके अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर कर दी होगी और इसके अगेंस्ट में शायद आपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज नहीं करा होगा, सही है, शायद रिकग्नाइज नहीं करा होगा, तो कस्टमर एडवांसेस के ऊपर भी आपको एक रिस्क आ जाएगा। तो मुझे बताएं यार, हमने कोई आधा घंटा लगा दिया शायद, हाँ 35 मिनट लगा दिया हमने पहले सवाल में। मुझे बताएं कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है कि यार कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं बच्चों, कुछ समझ आ रहा है क्या? अच्छा, मुझे अभी भी इन सारे रिस्क को आप गौर से देखें, इसमें से मेजॉरिटी रिस्क वो हैं जो कि एग्जामिनर आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है मेरे बच्चों, सही है? इसमें से मेजॉरिटी रिस्क वो हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारा जो फेवरेट सवाल था जो कि एक्सपेक्टेड था IAS 600 के ऊपर, और इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो IAS 600 के ऊपर हमने एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड की रीडिंग वाला सेशन भी रखा था। थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये आसान सवाल था, मुश्किल सवाल था। You are the audit engagement partner in a firm that serve as the auditor of BioCure Global Limited for the year ended 30 September 2025. BGL is a multinational pharmaceutical group headquartered in Karachi, Pakistan. It manufactures and sells vaccine and medicines through subsidiaries and division located in Pakistan, Turkey, South Africa and Bangladesh. BGL's consolidated revenue for the year amounted to rupees 180 billion. द लोकेशन वाइज डिटेल्स आर टेबुलेटेड एज फॉलोज। हमारे पास भाई कुछ सब्सिडी है। पहली सब्सिडी है टर्की, दूसरी है साउथ अफ्रीका, तीसरी है बांग्लादेश डिवीजन, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सही है? बांग्लादेश डिवीजन है, ब्रांच है पाकिस्तान ऑफिस की, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। टर्की का रेवेन्यू 108 बिलियन है, परसेंटेज ऑफ ग्रुप रेवेन्यू 60% है, नेचर ऑफ ऑपरेशन मैन्युफैक्चर ऑफ द वैक्सीन्स एंड मेडिसिन, की इन्फॉर्मेशन होल्ड्स ऑल प्रोडक्ट। अच्छा, एक काम ये करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। The remaining revenue relates to a subsidiary in Pakistan which is audited by your firm. The remaining revenue relates to a subsidiary in Pakistan which is audited by your firm. The Bangladesh division operates as a branch of this Pakistan subsidiary. अच्छा जी। During the year, BGL implemented a global R&D collaboration platform connecting laboratories in Pakistan and Turkey. The platform serves as a centralized R&D system responsible for managing research budgets, allocating development costs between the subsidiaries, and maintaining the project level data on vaccines, formulation and medicine.
Expenditure processed through this platform is capitalized or expensed by the respective entities based on the reports generated from the platform. All group companies prepare the financial statement under IFRS and have a 30 September year end. अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं और सवाल पढ़ के फिर ऊपर वापस से इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सही है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। सवाल आपसे कह रहा है कि जी इवेल्युएट द ऑडिट टीम्स फाइंडिंग। कह रहा है कि जो ऊपर ऑडिट टीम की फाइंडिंग है ना और रिकमेंडेशन है, आपने रिकमेंडेशन नहीं देनी है। वो कह रहा है आपने ऑडिट टीम की फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन को इवेल्युएट करना है। तो पहली चीज़, ये जो ऑडिट टीम की फाइंडिंग्स एंड, तो आपने ना कोई फाइंडिंग बतानी है, आपने ना कोई रिकमेंडेशन बतानी है, बल्कि ऑडिट टीम ने जो फाइंडिंग और रिकमेंडेशन बतानी है उसको आपने इवेल्युएट करना है। थोड़ा सा ICAP अंग्रेजी में इस तरह की हरकतें करता है ताकि बच्चा फ़ौरन से समझे कि मुझे सवाल में फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन बतानी है। मुझे बिल्कुल सच बताएं, आपने किसी ने भी पेपर में फाइंडिंग और रिकमेंडेशंस तो नहीं बताई थी ना बच्चों? बिल्कुल सच, किसी ने बताई है, बिल्कुल झूठ ना बोले, प्राइवेट में मैसेज कर दो, बस कोई मसला नहीं है। तो पेपर में आपने फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन नहीं बतानी थी। ऑडिट टीम की जो फाइंडिंग और रिकमेंडेशन है उसको आपने इवेल्युएट करना था और फिर उसके बाद एंड स्टेट योर रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड करना था एज द एंगेजमेंट पार्टनर to this evaluation. Substantive audit procedures are not required. अब हम सवाल में ऑडिट टीम फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर उसको ऊपर मजीद सवाल से लिंक कर दें। ऐसा कर लें। अच्छा, ये तो बहुत आसान सवाल था यार, ये बहुत आसान सवाल था यार। The South Africa subsidiary auditor cannot share the detailed working paper due to confidentiality laws. The audit team has assessed the South Africa subsidiary as immaterial since it accounts for only 1% of the group's revenue. ये दो इन्फॉर्मेशन अगर मैं पढ़ूँ और इस दो इन्फॉर्मेशन को, अच्छा एक काम ये करते हैं ना, थोड़ा सा इसको अच्छा सा कर लेते हैं। ये साउथ अफ्रीका की इन्फॉर्मेशन है, साउथ अफ्रीका की इन्फॉर्मेशन को एक अच्छा सा हाईलाइट कर देते हैं और ऊपर जो हमारे पास साउथ अफ्रीका की इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर देते हैं। और ऊपर कहीं हमारे पास साउथ अफ्रीका नहीं है, सही है। ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साउथ अफ्रीका है भाई, कहीं पूरे सवाल में जहाँ साउथ अफ्रीका आ रहे हैं मैंने हाईलाइट कर दिया। ऊपर मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी साउथ अफ्रीका नहीं है। डन हो गया बच्चों। अगर मैं देखूं सवाल को, तो सवाल आपसे बड़ा क्लियर कहता है, द साउथ अफ्रीका सब्सिडी ऑडिटर कैन नॉट शेयर डिटेल्ड वर्किंग पेपर्स ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस। द ऑडिट टीम हैज असेस्ड द साउथ अफ्रीका सब्सिडी इज इमटेरियल सिंस इट अकाउंट्स फॉर ओनली 1% ऑफ द ग्रुप्स रेवेन्यू। यहाँ पे ICAP ने शरारत क्या करी है पता है बच्चों? इस पॉइंट 1.2 में ICAP ने शरारत क्या करी है, आपको आइडिया है? आइडियली पॉइंट 2 पहले लिखना चाहिए था, पॉइंट 1 बाद में लिखना चाहिए था। भाई पहले तो आप ये डिसाइड करो कि मटेरियल है कि नहीं है, और अगर मटेरियल है तो वो फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि वो आपसे वर्किंग पेपर शेयर करेगा कि नहीं। ICAP ने क्या करा, ICAP उल्टा चला आपके साथ, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया ना। आपका सोचने की जो सलाहियत होती है वही उसने पूरी घुमा दी। उसने पहले आपसे कहा कि भाई वो तो वर्किंग पेपर हमसे शेयर ही नहीं कर रहा, सही है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई साउथ अफ्रीका जो है वो तो इतना कोई उसने करा क्या, देखें बच्चे ने पहला पॉइंट पढ़ा और पहला पॉइंट पढ़ के फ़ौरन से आंसर लिखने की कोशिश करी, और जब आंसर लिखा तो फिर ICAP ने अगला सरप्राइज़ दिया और फिर कहा कि भाई ऑडिट टीम तो कह रही है ये तो इमटेरियल है। जब ये इमटेरियल है तो उस पर तो अगर वो वर्किंग पेपर शेयर ना भी करे तो मसला क्या। और फिर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होना स्टार्ट हुआ। बच्चे ने बोला अबे यार काश मैं पूरा सवाल वापस से पढ़ लेता, काश दोनों पॉइंट को वापस कनेक्ट कर लेता। ये तो अजीब सीन हो गया कि पहले सवाल में वो कह रहा है कि जी वर्किंग पेपर शेयर नहीं करेगा, और दूसरे सवाल में वो कह रहा है कि जी हमारे पास जो है क्या कहते हैं वो तो इमटेरियल, और आपने देखा, आपने कहा हाँ यार ये तो वाकई में इमटेरियल है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, तो ये देखिए, ये मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ ना यार, ये बहुत कम लोग जो है ना इसको पिक कर पाते हैं, सही है, उसको एनालाइज कर पाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर काम कर लोगे इंशाल्लाह, मजीद प्रैक्टिस करोगे तो पास कर लोगे। अच्छा, अगर मैं इस सवाल में देखूं तो यार वो कहता है साउथ अफ्रीका सब्सिडी रेवेन्यू 1.7 बिलियन का है, परसेंटेज ऑफ ग्रुप रेवेन्यू 1% है, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स एंड एंटीवायरल प्रोडक्शन है, ऑपरेटेड अंडर द स्ट्रिक्ट लोकल फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस, नॉन कंप्लाइंस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द ग्रुप वाइड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ऑडिटेड बाय द लोकल नॉन नेटवर्क फर्म। मेरे बच्चों मुझे एक बात बता दो जल्दी से, क्या साउथ अफ्रीका सब्सिडी की वजह से ग्रुप पे कोई रिस्क हो सकता है? आपको आइजैक 600 का स्ट्रक्चर तो पता है ना, आइजैक 600 का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है ना रिवीजन के बाद। क्या साउथ अफ्रीका सब्सिडी की वजह से ग्रुप लेवल पे कोई रिस्क आ सकता है? अच्छा, अगर ग्रुप लेवल पे रिस्क आ सकता है तो क्या ये मटीरियल हो गया? अच्छा मुझे बताएं किस चीज़ के ऊपर रिस्क है, ग्रुप पे रिस्क किस चीज़ का हो सकता है?
जल्दी से, बड़ी ज़बरदस्त मतलब मैंने रेवेन्यू पे काम नहीं करना है भाई, सुन लो वापस से कह रहा हूँ, मुझे साउथ अफ्रीका की सब्सिडरी के रेवेन्यू पे काम नहीं करना, मुझे साउथ अफ्रीका की सब्सिडरी पे एक्सपेंसेस से काम नहीं करना, उस वजह से ये मटेरियल नहीं है। साउथ अफ्रीका की सब्सिडरी क्यों मटेरियल हो रही है मेरे लिए, क्यों? बिकॉज ग्रुप पे ये किस चीज़ को रिस्क दे रही है, ग्रुप पे ये रिस्क दे रही है किस चीज़ का, गोइंग कंसर्न का। जब ग्रुप पे गोइंग कंसर्न का रिस्क है तो उसके लिए मुझे साउथ अफ्रीका सब्सिडरी पे काम करना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका सब्सिडी से क्या मैं रेवेन्यू पे काम कर रहा हूं? अच्छा, ज़बरदस्त मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया, सही है। तो इसका मतलब है पॉइंट 2 का अगर मैं देखूं तो ऑडिट टीम हैज असेस्ड द साउथ अफ्रीका सब्सिडरी एज इमटेरियल सिंस इट अकाउंट्स फॉर ओनली 1% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू। क्या इसका आंसर मैं लिख सकता हूं? अच्छा, इसका आंसर मुझे किताब से भी मिल जाएगा बच्चों, मतलब इसका आंसर जो मेरे पास आयजा की किताब है उससे भी मिल जाएगा, ऐसा ही है। एक काम ये करते हैं यार, पहले दोनों आयजा जो है हम खोल के रख लेते हैं, जो अपेंडिक्स है उसको भी रख लेते हैं और जो हमारे पास मेन पैराग्राफ है उसको भी हम साथ में रख लेते हैं। डन हो गया भाई? तो यहाँ पे रखते हैं हम इस चीज़ों को और फिर उसके बाद हम सवाल को देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़, अच्छा हम एक काम ये करते हैं, इस सवाल को पूरा पढ़ के फिर एक साथ ही हम आयजा को रेफर करते हैं और वहाँ से आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डन हो गया बच्चों? मतलब ये जो सवाल है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ रह गई। अच्छा, सेकंड चीज़ मेरे बच्चों, सॉरी, वो कहता है जी वर्किंग पेपर जो है वो शेयर नहीं हो सकते। तो साउथ अफ्रीका में दो मसले। साउथ अफ्रीका का पहला मसला ये है कि क्या वो कंपोनेंट स्कोप इन है, मतलब क्या मैंने उसके ऊपर काम करना है, पहला ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने वर्किंग पेपर शेयर नहीं कर रहा। ऐसा ही है भाई, ये दो चीज़ें सही है। इन दो सवालों के आंसर को, अच्छा आंसर में डिस्कस कर लिया, आयजा से ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं एक और सवाल के ऊपर। रेवेन्यू हैज़ बीन यूज्ड एज द बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी। द ऑडिट सीनियर हैज़ प्रपोज सेटिंग अ यूनिफॉर्म कंपोनेंट मटीरियलिटी इक्वल टू 80% ऑफ द ग्रुप मटीरियलिटी फॉर ऑल द लोकेशंस। समझ आया वो क्या कहना चाह रहा है? वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक ही मटीरियलिटी निकालो, सही है, और जो तुम्हारे पास मटीरियलिटी आई है ना, जो ग्रुप की मटीरियलिटी है उसका 80% ले लो और 80% जो है वो कंपोनेंट मटीरियलिटी जो है वो सारी की सारी लोकेशंस को कम्युनिकेट कर दो। इस सवाल में कितने मसले हैं? हाँ भाई बच्चों जल्दी आ जाओ, जल्दी छेती, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सवाल समझे आप? सवाल क्या कहना चाह रहा है वो? सवाल में आपसे सिंपल सी ये बात कह रहा है कि भाई जो ग्रुप की मटीरियलिटी है भाई, इसके अंदर दो मसले हैं। सबसे पहली बात, आप कंपोनेंट मटीरियलिटी अब डिटरमाइन नहीं करते, आप कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन करते हो। क्लियर हो यहाँ तक? अब आप कंपोनेंट मटीरियलिटी डिटरमाइन नहीं करते, आप कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटीरियल डिटरमाइन करते हो। एज ए 600 रिवाइज का सबसे बड़ा चेंज है। कितने लोगों से पॉइंट मिस हुआ? तो हमेशा याद रखना। और अगर आपने लेक्चर लिया हो तमीज़ से, तो मैंने बार बार ये कहा था कि कंपोनेंट मटीरियलिटी मिस हो चुका है, कंपोनेंट मटीरियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। डन हो गया भाई? अच्छा, सेकंड चीज़, इसका मतलब है कि जी इसके अंदर दो मसले थे। पहली बात, मटीरियलिटी नहीं होता भाई, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होता है। और सेकंड चीज़, क्या कांस्टेंट मटीरियलिटी में सारे इसके लिए निकाल सकता हूँ? इसका भी आंसर हम ढूंढ लेते हैं, इसका भी आंसर थोड़ा, ताकि एक ही बार हम आंसर को रेफर कर लें, सही है। उसके बाद कहता है द ऑडिट टीम कंक्लूडेड दैट सिंस द R&D प्लेटफॉर्म इज एन इंटरनल सिस्टम, it falls outside the scope of ISO 600. Furthermore, as the Bangladesh division operates within the Pakistani subsidiary, it would have already been covered during its audit. तो वो कह रहा है कि जी चूँकि ये सेपरेट कंपनीज नहीं है, चूँकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और चूँकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसके ऊपर अलग से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब बच्चों सवाल में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। एक पहला कंपोनेंट आपके पास साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका का रेवेन्यू 1% है, बहुत ही कम रेवेन्यू। ग्रुप के पर्सपेक्टिव देखो रेवेन्यू बहुत कम है, लेकिन ग्रुप में एक ये खतरा बन सकता है, और वो खतरा ये है कि जी इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इसकी वजह से पूरे ग्रुप का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो पहला सवाल ये है कि क्या साउथ अफ्रीका को स्कोप इन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और फिर दूसरा मसला ये है कि जी अगर आप स्कोप इन रखते हैं तो दूसरा मसला है कि साउथ अफ्रीका अपने वर्किंग पेपर आपके साथ शेयर नहीं करेगा, सही है। साउथ अफ्रीका में दो मसले। दूसरा मसला सारे के लिए कि हम एक काम ये करते हैं यार, क्यों इतनी वो ख्वारी करें, ग्रुप की मटीरियलिटी लो, उसका 80% लो और सारे कंपोनेंट को बोल दो कि भाई ये तुम्हारी जो है वो मटीरियलिटी है, सही है। इसके अंदर दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि जी कंपोनेंट मटीरियलिटी अब डिटरमाइन हम नहीं करते, कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ये है मेरे बच्चों के, हमारे पास जो मटीरियलिटी है, क्या वो एक ही मटीरियलिटी मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को दे सकता हूँ? क्या गधे घोड़े बराबर हैं बच्चों? एक 60% ऑफ द रेवेन्यू है, एक 40% ऑफ द रेवेन्यू, एक
थर्ड पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू, इसका आंसर आइजा से ढूंढ लेते हैं। और फिर तीसरी चीज़ कि भाई जो लीगल एंटिटी है ही नहीं, जो कंपनी है ही नहीं, जो कंसोलिडेट होती नहीं है, क्या उसके ऊपर आइजा 600 अप्लाई होता है कि नहीं होता। ये मेरा लेक्चर भी देख लेना, उसके अंदर स्पेसिफिक सिनेरियोस कवर्ड है। और जो आइजा 600 के ऊपर जो मैंने आपसे आइजा की रीडिंग करवाई थी, आप उस सवाल को उस आइजा 600 रीडिंग से कंपेयर करिएगा, आपको इंशाल्लाह सारे आंसर मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो अब हम आइजा की तरफ मूव करते हैं। और आइजा की तरफ जब आप मूव करें, जब आपने सवाल पूरा पढ़ लिया, तो सवाल पढ़ के आप सुकून से जाएं इंडेक्स की तरफ। और इंडेक्स में आप कहें कि यार एक कॉन्सेप्ट तो मटीरियलिटी का है, यहां शायद मुझे आंसर मिल सकता है, यहां शायद मुझे आंसर मिल सकता है। एक जो चीज़ है वो रिस्क से रिलेटेड थी कि वो ग्रुप लेवल पे एक रिस्क दे रहा है, तो शायद मुझे एक आंसर यहां से भी मिल सकता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार एक चीज़ जो है वो थी वर्किंग पेपर से रिलेटेड, ऐसा ही था बच्चों। तो इवेल्युएटिंग द कंपोनेंट ऑडिटर्स कम्युनिकेशन एंड द एडिक्वेसी ऑफ देयर वर्क, एक शायद मुझे यहां से आंसर मिल सकता है। इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड द अप्रोप्रिएट, एक आंसर शायद मुझे यहां से भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चों। तो मैंने इंडेक्स देखा और इंडेक्स से ब्रॉडली मैंने देखा और मैंने कहा आंसर को ढूंढने की अब कोशिश करता हूं। सही है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ देख लो, कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है। एन एंटिटी, बिजनेस यूनिट, फंक्शन और बिजनेस एक्टिविटी और सम कॉम्बिनेशन thereof determined by the group auditor for the purpose of planning and performing the audit process in a group audit। ये कॉम्पोनेंट की डेफिनेशन देखें, कॉम्पोनेंट की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन नहीं होती। अगर आपका कोई डिवीजन भी है, अगर आपका कोई बिजनेस यूनिट भी है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो भी तस्वुर किया जा रहा होगा, वो भी तस्वुर किया जा रहा होगा। किस चीज़ के लिए तस्वुर किया जा रहा होगा, वो भी आपका तस्वुर किया जा रहा होगा कॉम्पोनेंट की डेफिनेशन में। तो जो सवाल में उसने एक पॉइंट आपके सामने ये लिखा था, सवाल में एक पॉइंट उसने आपके सामने ये लिखा था, द ऑडिट टीम कंक्लूड दैट सिंस द R&D प्लेटफॉर्म इज एन इंटरनल सिस्टम, और पढ़ लो क्या लिखता है वो, एन एंटिटी, बिजनेस यूनिट, फंक्शन और बिजनेस एक्टिविटी और सम कॉम्बिनेशन thereof। सही है। इट फॉल्स आउटसाइड द फर्दर एस्पेक्ट ऑफ बांग्लादेशी डिवीजन का वर्ड यूज करता है। सही है। एन एंटिटी, बिजनेस यूनिट, फंक्शन और बिजनेस एक्टिविटी सम कॉम्बिनेशन thereof determined by the group auditor for the purpose of planning and performing audit process in a group audit। तो पहली चीज़ तो हमारी डेफिनेशन से कंसीडर की जाएगी और डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये असेस करेंगे कि यार हमारे लिए ये कॉम्पोनेंट होगा। अच्छा, सेकंड चीज़ अगर मैं आपके साथ देखूँ तो मैं मटीरियलिटी की डेफिनेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटजी में, एक वर्ड आ रहा है एंगेजमेंट रिसोर्सेज का। अच्छा, एंगेजमेंट रिसोर्स का वर्ड याद है, ऐसा 220 में आता था और ऐसा 220 कहता था कि जी आपने प्लान करना है, परफॉर्म करना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, इन अप्लाइंग एज अ 220 रिवाइज द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेचर, timing and extent of the direction and supervision of the component auditors and review of their work, taking into account area of higher assessed risk of material misstatement of the group financial statement। मुझे फ़ौरन से बता दो जो गोइंग कंसर्न का ग्रुप लेवल पे रिस्क है, क्या वो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क होगा? जल्दी से बता दो। गोइंग कंसर्न का रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई करा था, क्या वो सिग्निफिकेंट? ये थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी थी, थोड़ी सी कनेक्ट करना था, आज 315 से पहला आंसर लिखना था। तो मुझे बताएं क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क जो आपने ग्रुप लेवल पर आइडेंटिफाई किया था कि साउथ अफ्रीका में लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से ग्रुप का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, क्या ये रिस्क मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क है? क्या इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है? क्या इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट? तो अगर एक गोइंग कंसर्न का रिस्क है जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क भी है और उसमें ग्रुप जजमेंट भी, उसके अंदर जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तो क्या मुझे इससे रिलेटेड एक्सटेंसिव रिव्यू करना पड़ेगा, हाँ या ना? पहले तो ये डिसाइड करो कि रिव्यू करना भी है कि नहीं करना। पहले तो मैंने ये डिसाइड करा कि क्या अफ्रीका इन है या आउट है। जल्दी से बता दो भाई, अफ्रीका इन है या आउट है? अच्छा भाई इन है। अच्छा इन है तो किस वजह से इन है? गोइंग कंसर्न की वजह से इन है। अच्छा, गोइंग कंसर्न क्या आपका सिग्निफिकेंट रिस्क है? हाँ जी। क्या गोइंग कंसर्न आप में एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं? हाँ जी। तो इसका मतलब है क्या, अच्छा अगर ये है, अगर इस वजह से है तो क्या मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए, हाँ या ना? क्या मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए बच्चों, हाँ या ना? हाँ भाई, रिव्यू करना चाहिए। अगर मुझे रिव्यू करना चाहिए तो अब मसला ये आ गया है कि वो अपने वर्किंग पेपर्स नहीं दे रहा। बच्चों स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है?
स्ट्रक्चर मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो वो अपने वर्किंग पेपर्स जो है वो मुझे नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर वो वर्किंग पेपर्स नहीं दे रहा है भाई, वर्किंग पेपर्स नहीं दे रहा, तो मैं काम ये करता हूँ कि मुझे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कुछ अच्छा मिल गया और मैं फ़ौरन से A72 से A77 में चला जाता हूँ। जो मैंने ऑलरेडी दूसरी चीज़ खोली हुई थी, तो मैं फ़ौरन से A72 से A77 में गया और मैंने कहा भाई एक काम ये करते हैं, the nature, timing, and extent of the direction and supervision of the component auditor and review of their work may be tailored based on the nature and circumstances of the engagement. For example, the assess risk, क्या cover कर चुका हूँ, the competency and the capabilities of the component auditor performing the audit work, सही है? The location of the engagement team members, including the extent to which the engagement team members are dispersed across multiple locations, including when service delivery center are used, access to the component auditor audit documentation. For example, when law or regulation precludes the component auditor audit documentation from being transferred out of the component auditor's jurisdiction, the group auditor may be able to review the audit documentation at the component auditor's location or remotely through the use of technology when not prohibited by law or regulation. See also paragraph 179. मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से आंसर है, कहाँ से आंसर है, जल्दी से बता दो कहाँ से आंसर है इसका। इसका आंसर मेरा बच्चा किताब से है, और जाके देख लेना। अभी भी यूट्यूब में लेक्चर है जिसमें आयजा 600 को रिवाइज कराया था, स्पेसिफिक सिनेरियो डिस्कस किया था। बच्चों मैं एक अच्छी चीज़ सिखा दूँ, थोड़ी सी जो आयजा 600 में कन्फ्यूजन होती है, मैं एक अच्छी चीज़ बता दूँ आपको, इजाज़त है यार, अगर 2 मिनट हैं आपके पास तो। अगर एक कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट ग्रुप पे किसी किस्म का रिस्क अगर लेके आ रहा है, सही, अगर किसी को वो कंपोनेंट ग्रुप पे अगर किसी लेवल का रिस्क लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक काम ये करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि अगर वो ग्रुप लेवल पे रिस्क लेके आ रहा है, तो एज अ ग्रुप ऑडिटर जब रिस्क है तो मुझे इस रिस्क के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। या तो वो काम ग्रुप ऑडिटर खुद कर ले, या वो ग्रुप ऑडिटर काम किससे करवा ले मेरे प्यारे बच्चों, कंपोनेंट ऑडिटर से करवा ले। जब ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर से काम करवाएगा तो वो डायरेक्टली उससे काम नहीं करवा सकता, वो पहले उसके एथिक्स, याद आ रहा है कम्युनिकेशन, वो उसकी इंडिपेंडेंस, वो उसकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, वो उसको रिस्क बताएगा, वो उसको मटीरियलिटी बताएगा, वो उसको रिस्पॉन्स बताएगा, वो उसको डायरेक्शंस देगा, वो उसको सुपरविजन देगा, वो उसके काम को रिव्यू करेगा। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें याद आ रही हैं? तो ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर को अगर इन्वॉल्व करेगा तो उससे सारी चीज़ें पहले लिखवाएगा कि जी लिख के दो कि तुम एथिकल हो, लिख के दो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, लिख के दो कि तुम कॉम्पिटेंट हो, लिख के दो कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, लिख के दो कि ये रिस्क है, लिख के दो कि इस रिस्क के ऊपर तुम ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, लिख के दो कि तुम हमारे जो है ये तुम्हारी ये मटीरियलिटी है जो कि तुमने सैंपल्स बेसिस पे यूज़ करना है, लिख के दो कि तुम हमें सपोर्ट करोगे, लिख के दो कि तुम हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। ये सारे के सारे डिलीवरेबल्स आप उसको भेजेंगे और भेजने के बाद जो है आप उसको सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर देंगे। जब कंपोनेंट ऑडिटर ये सारी चीज़ों का रिप्लाई आपको कर देगा तो अगला सवाल, और इन सारी चीज़ों में आप डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, फिर अगला सवाल ये आता है कि क्या मैंने वर्किंग पेपर को रिव्यू करना है, और रिव्यू करना है तो किस हद तक करना है, किस एक्सटेंट तक करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है डिपेंड करता है भाई तुम्हारा रिस्क कितना था। ग्रुप लेवल पे अगर इसका रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा रिव्यू करोगे भाई, सही है, उस एक वर्किंग पेपर्स को तुम रिव्यू करोगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करोगे, चीज़ों को रिव्यू करोगे। और अगर रिव्यू नहीं कर सकते तो तुम खुद जाकर, अगर वो वर्किंग पेपर शेयर नहीं कर सकता तो तुम वहाँ पहुँच जाओ भाई। अगर तुम्हें लगता है रिस्क ज़्यादा है, तुम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, रिमोटली किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू इन चीज़ों को रिव्यू कर लो। बच्चों क्या आंसर मिल रहा है? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है बच्चों? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुकून से लेके चलो, हमें एक और सेशन रखना होगा, मैं एक और सेशन रख लें, हम जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें, अदरवाइज होगा ये कि फ़ायदा ही नहीं होगा ना सेशन का, 6 महीने यार हमारे वेस्ट ना हो जाए वापस, सही है। तो मैं सुकून से चल रहा हूँ, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते मैं वापस से वीकडे में एक और सेशन रख लूँगा। आगे वाले जो सवाल हैं वो और ज़बरदस्त हैं, वो और ज़बरदस्त है, सही है। तो क्लियर हो बच्चों, अप्रोच क्लियर हो रही, तो यार 1-2 घंटे अच्छे से दे दोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि चीज़ें हमारे पास, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में क्वेश्चन आपको बनाई थी ना, कहाँ गई, ये समझ आ रहा है? 25 से 40% का पेपर किताब से आया था। तो ये जो 15 नंबर के आपके पास कोड ऑफ एथिक्स था मेरे बच्चों, ये 15 नंबर का जो कोड ऑफ एथिक्स था ये आपके पास कहाँ से आया था? किताब से आया था, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है यार मटीरियलिटी वाला भी एक पॉइंट था बच्चों, याद आ रहा है? मटीरियलिटी वाला भी पॉइंट था। तो यार एक काम करते हैं, नीचे मटीरियलिटी को ढूंढते हैं। मटीरियलिटी हमें मिल गया, सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखे हुए और आगे सारी की सारी गाइडेंस दी हुई है 116 से लेकर 120 और 121 में, ठीक है। हम 116, 120, 121 में आ जाते हैं। Paragraph 35A requires the group auditor to determine the component performance materiality for each of the components। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है मेरे बच्चों? कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? थोड़ा सा लॉ वाली ड्राफ्टिंग को भी सामने लेकर आओ, थोड़ी सी लॉ वाली इंटरप्रिटेशन को भी सामने लेकर आओ। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है मेरे बच्चों? फॉर ईच ऑफ द
component where audit procedure perform on the financial information that is disaggregated. क्या लिख रहे हैं? तो component performance materiality amount may be different for each component. Also the component performance materiality amount for an individual component need not to be an arithmetical portion of the group performance materiality. 80% वाली बात याद आ रही है? And consequently the aggregate of the component performance materiality amounts may exceed the group performance. बच्चों कहाँ से आंसर आ रहा है इसका? कहाँ से आंसर मिल रहा है मुझे? मुझे किताब से ही इसका आंसर मिल रहा है, किताब से ही इसका आंसर मिल रहा है। तो आप एक काम नहीं कर सकते कि आप एक ही मटेरियलिटी लो और 100 बिलियन वाली कंपनी भी उसी में कवर हो रही है और 10 बिलियन वाली कंपनी भी उसी में कवर हो रही है, सही है? तो स्टैंडर्ड इस चीज़ का आपको मना करते। अच्छा, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। तो हमने इस चीज़ को कवर कर लिया और फिर हमने इस चीज़ को हमने कंपोनेंट की डेफिनेशन से कवर कर लिया। तो बच्चों का मैं सवाल को देखूँ तो 15 नंबर के पास 15 नंबर का जो मेरा सवाल आया था, जो पूरा 15 नंबर का सवाल था, वो 15 नंबर का सवाल मेरा प्राइमरीली कहाँ से था? प्राइमरीली कहाँ से? आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स से था, आयजा से था, सॉरी आयजा से था, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और सवाल करूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। इस आखिरी सवाल को डिस्कस कर लें, फिर एक और सेशन बाद में रख लेंगे, क्या कहते हो? या अगर आपके पास हिम्मत है मैं और भी पढ़ाता रहूँगा। बच्चों अब तक कुछ फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, योर फर्म इज़ द ऑडिटर ऑफ NCL फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025। योर फर्म हैज़ बीन ऑडिटिंग द NCL फॉर सेवरल ईयर्स। NCL is engaged in the manufacture of industrial adhesive and coating for local packaging and textile clients. It has historically reported the stable revenues and profit margins. During the current year's audit fieldwork, the audit team identified that in March 2025, a BVI company, Helios Industrial Investment Limited, acquired the 75% of the NCL's share capital from the founding family. NCL has described Helios as a strategic investor. The directors of Helios are professional nominees and the beneficial owners have not been publicly disclosed. शाहजहां, अगर आपने पता नहीं पोर्टल देखा हो या चीज़ें देखी हो तो उसमें पिछले 4-5 अटैम्प्ट से तो सारे पिछले हर अटैम्प्ट में मैं कर रहा हूँ बेटा। ये हर अटैम्प्ट में जितने भी आप देख लो और सारे के सारे मैंने यूट्यूब पर रखे हुए हैं। तो जितने भी पिछले अटैम्प्ट के पेपर है जिसमें बच्चों से क्या गलतियाँ होती हैं वो सारे के सारे सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू कंडक्टेड बाय द ऑडिट टीम रिवील्ड द फॉलोइंग 23, 24, 25 और आपको नंबर्स दिए हुए कुछ। मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट, अच्छा इसको पढ़ते हैं, सवाल के रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इवेल्युएट द सिचुएशन एंड रिकमेंड द अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस द एसोसिएटेड रिस्क। रिपोर्टिंग एंड एथिकल कंसिडरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। 15 नंबर का सवाल है। इवेल्युएट द सिचुएशन एंड रिकमेंड द अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस द एसोसिएटेड रिस्क। तो कह रहे सवाल की सिचुएशन को इवेल्युएट भी कर लो और कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स भी बता दो। जो रिस्क आपने बताया तो उस रिस्क से रिलेटेड आप मुझे ऑडिट प्रोसीजर भी बता दो। सवाल अगर हम देखें तो सवाल में कहता है प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू कंडक्टेड बाय द ऑडिट टीम रिवील्ड द फॉलोइंग। रेवेन्यू आपका 6850, 7200, 7400, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 720, 740 है, 330 हो गया। ये 330 कैसे हो गया यार? कोई गलती है सवाल में? ये 360 हो गया, सही है। फिर लिखा हुआ है कंसल्टेंसी एंड प्रोफेशनल चार्जेस डोमेस्टिक कंसल्टेंट को 125, 140, 125 और फिर कह रहा है फॉरेन कंसल्टेंट को 14, 15 और 540। अच्छा, इस 540 की वजह से जो प्रॉफिट है इस साल का 360 हो गया, सही है। और ये किसको पे किया जा रहा है? BVI एंड UAE, जो कि आपके कौन है भाई? ये आपके कौन है? अच्छा, इसमें से एक तो वो है जो कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर बन चुका है। बच्चों सवाल क्लियर है? 15 नंबर का सवाल है। सवाल क्लियर है या सवाल में कोई मसला है? बच्चों ये मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे सुनना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखा रहा हूँ। आप ऑडिटर हो, सही है भाई, आप जो हो माशाल्लाह ऑडिटर हो और आप ऑडिट कर रहे हो एक कंपनी का। कंपनी में होते थे बशीर साहब और बशीर साहब जो थे वो फाउंडिंग पार्टनर थे। आप बशीर साहब को बहुत सालों से जानते हैं और आप बशीर साहब को, लेकिन आप हर साल जो है वो इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस और क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर रहे होते थे। इंगेजमेंट लेटर भी क्लाइंट को सेंड कर रहे होते थे, सही है।
फिर बशीर साहब ने करा क्या, बशीर साहब ने अपनी कंपनी के 75% शेयर्स यूएई में एक कंपनी को सेल कर दी, एक कंपनी को सेल कर दी। सही है। अब कंपनी का पीछे बेनिफिशियल ऑनर कौन है ये नहीं पता, कर दिया भाई मैंने, उसको रिमूव कर दिया। सही है। और फिर उसके बाद तो मैंने यूएई कंपनी को दे दिया। अब जो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो कंपनी है, ये जो ऑडिटर है, ये किसको ऑडिट कर रहा है? ये बशीर साहब की कंपनी को ऑडिट कर रहा है? भाई जवाब दे दो भाई, ये जो ऑडिटर है, ये पीडब्ल्यूसी है, ये केपीएमजी है, क्या ये बशीर साहब की कंपनी को ऑडिट कर रहा है? हाँ जी, ये बशीर साहब को ऑडिट कर। भाई ये किसको ऑडिट कर रहा है? ये किसको ऑडिट कर रहा है? ये ऑडिट कर रहा है यूएई, मतलब ये किसको ऑडिट कर रहा है? टेक्निकली स्पीकिंग यूएई की कंपनी है उसको ऑडिट कर रहा है। ऐसा ही है। यूएई की कंपनी की एक सब्सिडरी यहाँ पे हो गई, उसको ऑडिट कर रहा है। ऐसा ही है। क्या बशीर, क्या ऑडिटर जो है इसको जानते हैं भाई? भाई क्या ऑडिटर साहब इसको जानते हैं? अच्छा थोड़ा सा मुझे बताओ, आइजा 300 में क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को इवेल्युएट करना होता है एंगेजमेंट और क्लाइंट एक्सेप्टेंस करने से पहले? आपने करा है? आपने करा है? अच्छा, फिर उसके बाद अगर सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड या ओनर चेंज होते हैं तो आइजा 210 के हिसाब से क्या आपने एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना होता है? तो पहली चीज़ आइजा 300 क्लाइंट एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज़ आइजा 210 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। स्ट्रक्चर पता है ना? 210 300 पहले नहीं होता है, 300 और 210 पहले होता है। ऐसा ही है ना? कितने लोगों ने 2 पॉइंट मिस कर दिया? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर जब हम सवाल में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इनको ये कौन है भाई? एक्वायर्ड द 75%। तो क्या ये मेरी रिलेटेड पार्टी है? ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी की, दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड पार्टीज हो गई मेरे बच्चों। और अगर रिलेटेड पार्टीज हो गई हैं तो क्या रिलेटेड पार्टी को एक पेमेंट जा रही है? और जो रिलेटेड पार्टी को पेमेंट जा रही है, क्या ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? और जब रिलेटेड, तो इवैल्यूएशन क्लियर है। और इस इवैल्यूएशन के ऑडिट प्रोसीजर एज अ 550 में लिखे हुए, व्हाट शुड द प्रोसीजर दैट शुड परफॉर्म व्हेन देयर इज अ रिस्क द ट्रांजैक्शंस आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एज अ 550 में लिखे हुए ना बच्चों। तो मेरे पास इवैल्यूएशन भी आ गई। अच्छा, मेरे पास इवैल्यूएशन भी आ गई, मेरे पास प्रोसीजर्स भी आ गया, मेरे पास इवैल्यूएशन भी आ गई, मेरे पास प्रोसीजर्स भी आ गया, मेरे पास इवैल्यूएशन भी आ गई, मेरे पास प्रोसीजर्स भी आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये फॉरेन करेंसी में पेमेंट जा रही है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है? अगर एक स्ट्रक्चर बना के मैं पैसा यहां से बाहर भेज रहा हूं तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है बच्चों? अच्छा बच्चों, अगर, अच्छा ये कंपनी कर क्या रही है? कंपनी ने, ये बशीर साहब ने इस कंपनी को $500 मिलियन या 500 मिलियन रुपीस बाहर भेज दिया। ऐसा ही है। तो बच्चों ये आइजा 250 लॉज एंड रेगुलेशन तो नहीं अप्लाई हो सकता। और जब आइजा 250 में लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा तो क्या आइजा 240 के हिसाब से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे आपको थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट नहीं हो रहा? और इस मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को आप ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हो, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन भी लिख दोगे कि आइजा 240 की इंप्लीकेशंस को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? 300, 210, 550, 250, 240। क्या ये आंसर हमने स्ट्रक्चर में लिखा था? ओनली 550। सही है। 15 नंबर का हमारे पास सवाल है। ये वो सवाल है जहां पे वो आपसे 4 से 5 आइजाज को मिला के पूछ सकता है। ये पूरा का पूरा सवाल जो आया स्ट्रेट, इसने सिर्फ और सिर्फ आइजा 600 से कहा कि मुझे आइजा 600 से ढूंढ के बता दो, बिकॉज आइजा 600 इटसेल्फ इज इक्वल टू 10-15 स्टैंडर्ड्स ना। ये उसने सवाल पूछा, उसने कहा ये तो ऑडिट रिस्क का सवाल है, कुछ रिस्क बता दो मुझे आइजा 600 से ढूंढ के बता दो। और ये वाला सवाल जो है आज ने 4-5 आइजा से मिला के आपसे सवाल पूछ लिया। इस सवाल के लिए मेरी सजेशन थी कि आपको जो है इतना कुछ किताब को रेफर करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज हमने प्रैक्टिस इतनी करी हुई है, ड्राफ्टिंग इतनी करी कि हमारे पास तो फिंगर टिप्स में तो, और आपने बस लिखने थे चीज़ों को, 1-2 पॉइंट जर्नल पॉइंट्स आपने लिखने थे बच्चों। क्लियर हो? मैं कोड ऑफ एथिक्स पे भी आता हूँ। सिंपल सा सवाल, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ GCL, a public unlisted company specialized in premium skincare creams and serums. The audit for the year ended 30 September 2025 has been completed and the audit report was signed on 3rd December. Audit report signed हो चुकी है। कब signed हुई है? Signed हुई है 3 दिसंबर 2025 को।
द बोर्ड प्लान्स टू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द पब्लिक ऑन 6 दिसंबर 2025। ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है लेकिन एफएस अभी तक इशू नहीं हुए। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025 GCL रिपोर्टेड रेवेन्यू 16.2 बिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.4 बिलियन, फिनिश गुड्स 0.5 बिलियन, रॉ मटेरियल 0.7 बिलियन। अच्छा, सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से आप एनालाइज करें कि सवाल में वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरे पास जो है वो रेवेन्यू जो है 16.2 बिलियन का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.4 बिलियन का है, फिनिश गुड्स जो है वो 0.5 बिलियन का है, रॉ मटेरियल जो है वो 0.7 बिलियन का है। योर फर्म्स मटीरियलिटी फॉर द ऑडिट वॉज ₹121 बिलियन, मटीरियलिटी भी उसने आपको दी हुई है। इन अगस्त 2025 GCL launched 2 new products, Radiance Whitening Serum and Derma Glow Night Cream. Together they account for 4% of the total sales and 10% of the finished goods. 4% of the total sales कितना हो गया भाई? बता दोगे यार जल्दी से बच्चों, जल्दी बता दो प्लीज़, टाइम नहीं लगाना, सही है। 4% ऑफ टोटल सेल्स कितना हो गया? तो 648 मिलियन की सेल्स है और 50 मिलियन के एंड 10% ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ब्राइटली एक्स सप्लाइड बाय द डर्मा चेम लैबोरेटरीज, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल्स। ड्यूरिंग द ऑडिट योर टीम वेरीफाइड द ईयर एंड स्टॉक ऑफ ब्राइटना एट ₹96 मिलियन। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये एक इंग्रेडिएंट से बनता है और वो इंग्रेडिएंट जो है वो 96 मिलियन का पड़ा हुआ है आपके स्टॉक में। On 4 December 2025, your firm became aware of a social media announcement posted by the Derma Chemical on 1st December 2025, stating that it had initiated a recall of X batches produced between July 25 and October 25 due to the contamination identified during the post-production testing। सही है? तो ये जो है एक्स बैचेस जो आपके बनते हैं, जो ब्राइटली एक्स है, जिसकी वजह से आपका ये प्रोडक्ट बन रहा होता है, 2 फिनिश गुड्स बन रहे होते हैं, तो ये आपका रॉ मटेरियल, सही है। तो रॉ मटेरियल आपके पास कितना पड़ा हुआ था? तो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है उसने आपको ये बोल दिया कि भाई हमारे रॉ मटेरियल में मसला है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉल नोटिस, द अफेक्टेड इंग्रेडिएंट्स में प्रोमोट बैक्टीरियल ग्रोथ इन द फिनिश फॉर्मुलेशंस if not treated prior to its use, and all the users of Brightly X have been notified with the instruction on the required follow-up action। बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, मसला किस में आया है? बच्चों जल्दी से बता दो, मसला रॉ मटेरियल में आया है, सही है। उस रॉ मटेरियल से आप जो है फिनिश गुड्स बनाते हैं और इस फिनिश गुड्स के अंदर जो है आपका ये रॉ मटेरियल, और कह ये रहे हैं कि भाई ये रॉ मटेरियल जिन जिन प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे मसला आ सकता है, बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, ये पता कब चला ये चार्ट? अकॉर्डिंग टू द रिकॉल नोटिस, you promptly contacted the GCL's management. The CFO confirmed that the Dermachem had privately informed GCL of the issue on 25 November 2025, but management believes no adjustments are necessary because the Brightly X inventory was below the audit materiality and Dermachem has committed to replace all the contaminated stock. Management believes that no provision is required and that no changes are needed to the financial statement. Evaluate the above scenario and advise the appropriate course of action. Also discuss the implications for the audit report। 16 नंबर का सवाल, डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, पहले हम पार्ट ए कर लेते हैं। 16 नंबर का सवाल है। तो यार बच्चों, अगर मैं सवाल की डायग्राम बनाऊं तो भाई हमारे पास जो है हम आज खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं नहीं, हम जो है 3 दिसंबर को। अच्छा, हमारा ईयर एंड क्या है भाई, जल्दी से बता दो। हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर 2025, सही है। हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर 2025, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों ईयर एंड है, सही है। 3 दिसंबर 2025 को ऑडिट रिपोर्ट साइंड हो चुकी है। 5 दिसंबर 2025 को जो है वो एफएस और ऑडिट रिपोर्ट इशू होंगी, ऐसा ही है। 4 दिसंबर को पता चलता है पब्लिक नोटिस में कि जी प्रोडक्ट में मसला है, सही है। 4 दिसंबर को पब्लिक अनाउंसमेंट आती है। वो आपसे कहता है कि भाई हमें तो ये बात कब से पता थी भाई? 4 दिसंबर से ही पता थी। नहीं सॉरी, हमें सीएफओ साहब क्या कहते हैं? सीएफओ साहब कहते हैं हमें तो ये बात 25 नवंबर से पता थी। तो 25 नवंबर से सीएफओ को ऑलरेडी पता था।
और 30 सितंबर 2025 का जो ईयर एंड है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू भी आ रहा होगा, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिनिश गुड्स भी आ रहे होंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रॉ मटेरियल भी आ रहे होंगे। ऐसा ही है बच्चों। और आपकी जो मटीरियलिटी है वो 121 मिलियन की है मेरे बच्चों। ऐसा ही है बच्चों, सवाल क्लियर है बच्चों? जो सेल्स आपने कर दी है क्या ये कॉल बैक होगी? मोहम्मद जैन अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ अभी वो जवाब दें, फिर सारे सवाल मैं लूँगा। जो सेल मैंने कर दी है क्या वो कॉल बैक होगी मेरे बच्चों? अच्छा भाई कितनी करी है, कितनी करी है सर? ये थोड़ी देर पहले हमने सवाल में लिखी थी 648 मिलियन की सेल्स हुई है पूरे साल में। 648 मिलियन की सेल्स हुई है पूरे साल में, तो कुछ ना कुछ तो सेल्स इसकी वो होगी, मेरी रिकॉल होगी। ऐसा ही है भाई। अच्छा क्या फिनिश गुड्स मेरे पास कितना आ रहा है इसका? इन दो प्रोडक्ट का फिनिश गुड्स कितना आ रहा है? 50 मिलियन। चलें ये मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जो है वो मटीरियलिटी से कम है। रॉ मटेरियल कितना आ रहा है भाई? 96 मिलियन। तो अगर मैं टोटल क्लोजिंग स्टॉक को देखूं तो क्या ये मटेरियल है? कॉल बैक का मतलब आपने माल गलत बेच दिया है ना, कस्टमर को नुकसान हो सकता है, तो आप कस्टमर को कहोगे कस्टमर यूज़ ना करो, तो कस्टमर कहेगा ठीक है मैं यूज़ नहीं कर रहा तो क्या करूं? तो कस्टमर आपको गया मुझे वापस कर दो, मैं आपको पैसा वापस कर देता हूं। ऐसा ही है भाई। अच्छा फिर मुझे बताएं क्या सेल्स रिटर्न का प्रोविजन आ रहा है? क्या पेनल्टी IAS 37 के प्रोविजंस आ रहे हैं? क्या ये सारा का सारा इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा मेरे बच्चों? क्या ये इम्पैक्ट मटेरियल है? क्या मैं आइजा 560 अप्लाई करने की पोजीशन में हूं? ऐसा ही है भाई। तो क्या यहां पे आइजा 500 मुझे हेल्प कर सकता है भाई? लेकिन बच्चों एक और मसला है, एक और मसला है। सब कुछ सही है, ये बात हजम नहीं हो रही। CFO को पता था और CFO ने आपको नहीं बताया। क्या ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आ रहा है क्या ये मिस स्टेटमेंट है? भाई मैच वो करना चाहता है, मैनेजमेंट ने नहीं करा, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट दो वजूहात की वजह से होती हैं, एरर या सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट दी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड आपको लग रहा है? CFO को पता था और CFO ने नहीं बताया। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई होंगी, यहाँ पे आइजा 560 भी अप्लाई होगा, आइजा 240 भी अप्लाई होगा। और मैं एक बार आपको वापस से कह दूँ, आइजा 560 में वो याद आए, वो वाली लाइन याद है बच्चों? वो वाली लाइन याद है, इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन द। तो जितनी अगर आपने ये सारी इवेल्यूशन नहीं करी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ऐसा ही है बच्चों। इस सवाल में कोई मसला हुआ है आप लोगों से? ये सवाल क्लियर था? 240 मिस हो गया। अच्छा इस सवाल में खैर ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती थी कि आपने इम्पैक्ट को किस तरीके से आप बता रहे हैं और किस तरीके से हमने उसको ड्राफ्ट करना है। अच्छा यार अब मुझे बताएं, अब अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या करना है? क्या लगता है कहाँ गलतियाँ हो रही है बच्चों? आज आखिरी 10 मिनट हम ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है कहाँ गलतियाँ हो रही हैं यार? आखिर नेक्स्ट 4 महीने की स्ट्रेटजी हम क्या बनाएं बच्चों? देखें एक चीज़ में बड़ी सिंपल से आपसे बात कहूँ, एक काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि यार अगर लेक्चर्स को आपने तमीज़ से नहीं देखे हैं ना, तमीज़ से अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, सही है, अगर आपने लेक्चर्स को तमीज़ से नहीं देखे हैं, उस लेक्चर को अच्छा तमीज़ से देखने का मतलब क्या? तमीज़ से देखने का मतलब ये कि यार अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी टीचर के लेक्चर देख रहे हैं, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, क्या आपने साइमल्टेनियसली आइजा को रीड कर लिया? किसी एक लेक्चर को पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन से क्या करना है? आइजा को रीड करना है। और फिर आइजा को रीड करते हुए जब आप रीड करेंगे तो आप कहेंगे यार ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं कि एग्जामिनर पूछ सकता है, तो मैं इसको एटलीस्ट नोट करके रख लूँ। सही है। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यार जो 40-50 घंटे के लेक्चर है ना यार मेरे भाई उसको लाजमी रेफ़र करें। सही तमीज़ से देखें, लेक्चर से देखते हुए आपने नीचे आइजा रखना है, आइजा को भी रेफ़र करते रहना है, लेक्चर में जो टीचर पढ़ा रहा है आपने वो भी देखते रहना है। मैं उस पर भी आता हूँ था ना, उस पर भी आता हूँ। सही है। तो एक काम तो आप ये करें, आप लेक्चर तमीज़ से देखें। और लेक्चर अगर आपने पिछले टाइम में लेक्चर तमीज़ से नहीं देखें तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने लेक्चर देखे हैं। सही है। तो आपने लेक्चर को तमीज़ से देखना है। लेक्चर तमीज़ से देखने के बाद आपने अगला काम ये करना है कि लेक्चर देखते हुए आपने आइजा को रीड करना है। अच्छा अभी जिस बच्चे के 6 पेपर पास हुए और जिसका भी एडवांस ऑडिट में गोल्ड मेडल भी आया, मैंने उनके साथ सेशन रखा और जो लोग पास हुए उनसे भी बात करी, जो लोग फेल हुए उनसे भी बात करी। यार 1 से 2 चीज़ें जो है ना वो कांस्टेंट है। सही है। 1 से 2 चीज़ें कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट ये है, सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा है, वो जो जिसका एडवांस ऑडिट में गोल्ड मेडल आया उसने बड़ी ज़बरदस्त बात करी। उसने कहा सर मैं आपका लेक्चर देखता था
और लेक्चर देखने के बाद मैं एक काम ये करता था कि मैं फ़ौरन से है ना आयज़ा को और आपकी बुक को साइमल्टेनियसली रीड कर लेता था। रीड करने के बाद लेक्चर के बाद आपके 1 से 2 सवाल मैं अटैम्प्ट करता था। अटैम्प्ट मतलब मैं लेक्चर्स देखता था और लेक्चर्स देख के ये देख लेता था कि सर आप किस तरीके से ड्राफ्टिंग टेक्निक वगैरह करा रहे हैं, सही है। फिर उसके बाद जब मैं ये कर लेता था तो उसके बाद जो अगले 10-15 क्वेश्चंस होते थे उसके लेक्चर्स में नहीं देखता था, उसको मैं खुद से ड्राफ्ट कर रहा होता था। और अगर मैं जब इसको खुद से ड्राफ्ट कर रहा होता था तो मुझे पता, और ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर जाके मैं आपके लेक्चर्स को और आईकैप के सॉल्यूशंस को, इन सारी चीज़ों को देख रहा होता तो मुझे पता चल जाता था कि मुझसे गलती हो कर रही है। फिर उसने कहा कि मैंने एक और काम ये किया, जब इस तरीके से मेरे आइसोलेशन लेवल पर सारे आइजाज कवर्ड हो गए तो फिर मैंने एक काम ये करा कि मैंने फिर लास्ट 6 अटैम्प्ट 8 अटैम्प्ट इनके कंप्लीट पास्ट पेपर्स को करा। कंप्लीट पास्ट पेपर, जब मैंने कंप्लीट पास्ट पेपर को करा तो मुझे समझ में आ गया कि 100 नंबर का पेपर आता कैसे है, 100 नंबर का पेपर दिखता कैसे है, अगर 1-2 सवाल में मैं पैनिक कर भी जाऊं तो किस तरीके से मैं उसको पास कर सकता हूं। फिर उसने वो इस अप्रोच को देखे और कह रहा है फिर जब मैंने ये अप्रोच करी तो मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई सवाल गोइंग कंसर्न का है कि फ्रॉड का है, सही है। तो जब मैं पूरे पेपर अटैम्प्ट कर रहा था तो यहाँ मेरी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हुई। यहाँ मैंने ये चेक कर लिया कि मुझे आयज़ा को रेफ़र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी असेस कर लिया कि जी मुझे जो है हर सवाल में कितना टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये भी समझ आ गया अगर मेरी लिंकिंग या लॉजिक या ड्राफ्टिंग में कोई मसला है तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लूँ। बच्चों अगर आप ये अप्रोच कर लोगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ यार आप पास कर लोगे। मुश्किल पेपर नहीं था, पूरा कोड ऑफ एथिक्स का भी सवाल आसान था यार, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट, यहाँ से सवाल आया था। तो अपेरेंटली सवाल जो है वो काफ़ी यार आसान था, पेपर आसान था। अगली अटैम्प्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक मुश्किल पेपर आएगा, सही, बिकॉज उसने इस अटैम्प्ट में आपसे ऑडिट प्रोसीजर्स को इतना ज़्यादा कवर्ड नहीं किया, ऐसा ही है। इसके अलावा आपके कोई सवाल है बच्चों तो मुझसे पूछ लें। नहीं हसनैन, मेरी बुक रीड करने के बाद यू हैव टू रीड आयज़ा रीड करना लाजमी है। या न्यू सिलेबस में 1% भी सिलेबस में इम्पैक्ट नहीं है, 1% भी सिलेबस में इम्पैक्ट नहीं है तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें उसकी। 99.9% बिल्कुल सेम है, उसकी फिक्र कर लें, 1% को छोड़ दें। न्यू सिलेबस में डेटा है, न्यू सिलेबस में अगर कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज होता है वो अपडेट होता है, वो हार्डली इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, सही। कोड ऑफ एथिक्स 2024 वाली चेंज वो अलग से पढ़ा दूंगा वो ना। उसके अलावा जो आपके पास सिलेबस है उसको अभी देख लें आप। डेटा वाली चीज़ मैंने अपनी ओरिएंटेशन में भी बताई थी। डेटा वाली चीज़ जो है वो रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड कर दी गई है कि किस तरीके से डेटा जो है वो आपको रिस्क असेसमेंट में हेल्प करती है। वर्दा मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा जो मैंने आपको ऊपर भी कहा है कि यार एक बार लेक्चर को तमीज़ से देख लें, अच्छे से देख लें, साथ साथ आइजाज़ को रिवाइज करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस खुद से करें और फिर उसके बाद जो है वो आंसर से, आईकैप का आंसर से, मेरे आंसर से, किसी भी टीचर के आंसर से फिर कंपेयर करें, चेक करें गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। और जब आप पूरे पेपर देखेंगे तो आपको आईकैप की साइकी समझ में आ जाएगी। कोड ऑफ एथिक्स में भी सेशन हो जाएगा। या डेटा एनालिटिक्स जो है, डेटा में हमारे पास डेटा एनालिटिक्स आता है ना, तो डेटा एनालिटिक्स को कैसे यूज़ करके आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। उसामा दोनों साथ भी दे सकते हैं। लाइक अगर आपकी पहली अटैम्प्ट जून में है तो मेरा मतलब एक लेक्चर एक सब्जेक्ट क्यों देखना है यार, मतलब आप 2 सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। धनक, हाँ आपके पास 2 लेक्चर आ रहे होंगे यार, एक फिजिकल क्लासेस के लेक्चर्स आ रहे होंगे, एक स्मार्ट लेक्चर्स आ रहे होंगे। भाई से वो सिर्फ स्मार्ट लेक्चर्स देखें, टाइम कम है, अभी ईदें भी आ रही हैं, रमज़ान भी आ रही हैं। 40 से 50 घंटे के अंदर लेक्चर देख के अपना सारा कोर्स, सारे पास्ट पेपर्स A to Z कंप्लीट कर लें ताकि आराम से फिर रमज़ान के बाद बैठ के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो स्मार्ट लेक्चर 100-150 घंटे भाई टाइम आपके पास है और हो भी नहीं सकता, वो भी लेक्चर पढ़े हुए हैं। लेकिन स्मार्ट लेक्चर्स आप देखें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को, बहुत सी रिसोर्स इंगेज करके आपके लिए उसको 40-50 घंटे पे लेके आए। हसनैन 35 आवर्स, अगर आप ले चुके हैं लेक्चर्स तो 35 आवर्स वाले देख लें। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे लेट से तो फिर आप जो है ये जो 50-60 आवर्स वाले लेक्चर्स हैं इसको देख लें। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो यार मेरे भाई एनालाइज कर लो कि तुम्हें लेक्चर देखने की ज़रूरत है, तमीज़ से लेक्चर देखे थे। अगर तुम्हें लगता है तुमने तमीज़ से लेक्चर देखे थे, तुम्हारे पार्ट में थोड़ा सा मसला है, सेल्फ स्टडी से पढ़ के भी पास हो सकते हो, किसी और टीचर से पढ़ना है उससे पढ़ के भी इंशाल्लाह पास हो सकते हो। बच्चों इसके अलावा कोई सवाल? कुछ सेशन में फ़ायदा हुआ यार, ना कितनी मटेरियल चेंजेस नहीं आई है, इतनी मटेरियल चेंजेस नहीं है, सॉफ्ट में अवेलेबल होता है।
उसी के अंदर इंक्लूडेड है वर्दा। 40-50 घंटे के अंदर सारे पास्ट पेपर्स भी इंक्लूडेड है, सारे MSA 1 के सवाल भी इंक्लूडेड हैं, दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज़ के सवाल भी इंक्लूडेड हैं। ये जो बच्चा ऊपर कह रहा है कि डेटा एनालिटिक्स और रिस्क असेसमेंट, ये जो चेंज आया ICAP में, ये 5 साल पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, सही है। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी लेक्चर मिलेगा, आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी लेक्चर मिलेगा, आपको कोविड के ऊपर भी लेक्चर मिलेगा, आपको डेटा के ऊपर भी लेक्चर मिलेगा, आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी लेक्चर मिलेगा, आपको ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इनके ऊपर भी लेक्चर मिलेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी IFRS हैं, उन सारे के सारे IFRS के ऊपर क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको लेक्चर्स, हैंड आउट, सब कुछ मिलेगा। तो टेंशन ना लें यार, मेरी बुक बिल्कुल सॉफ्ट में भी अवेलेबल है यार। और अगर आप मेरी वॉल्यूम 2 देखेंगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त बुक है, बिकॉज उसके अंदर मैंने ICAP के सारे पास्ट पेपर्स का खुद से सॉल्यूशन बनाया है। और सॉल्यूशन बना के जहाँ जहाँ आइजा के रेफरेंसेस है, जहाँ जहाँ IFRS के रेफरेंसेस है, जहाँ जहाँ सोचने वाले बॉक्सेस है, वो सारे मैंने इंक्लूड किए। मतलब आई डोंट नो आप में से किसी ने अगर वॉल्यूम 2 रेफर की हो, वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है यार, और बहुत टाइम लगा था मुझे उसको बनाने में, लेकिन वो बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये अपलोड हो चुके हैं धनक, बिल्कुल अपलोड हो चुके हैं। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पोर्टल पे दिखेंगी। ये चीज़ें वो हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, अवेलेबल है पोर्टल पे। बुक भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अवेलेबल है, पोर्टल पे भी अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है, सॉफ्ट में भी अवेलेबल है। तो अगर हम ये पोर्टल देखें यार, तो हमारे पास पोर्टल के अंदर जो है सारे के सारे आइजाज़ हैं। और अगेन आपके पास 2 टैब आ रहे होंगे, स्मार्ट क्लासेस आ रहा होगा, एक रेगुलर बैच आ रहा होगा, आपने सिर्फ स्मार्ट क्लासेस देखना है। फिर अलग से हमारा ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम भी आ रहा होता है, इसका अलग पोर्टल है, और उसके अंदर हमारे पास सारे जितने भी क्विजेस वगैरह होते हैं वो उसके सॉल्यूशंस वगैरह हम नॉर्मली यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर MSA 1 वगैरह के सवाल है, दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ के सवाल हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसके ऊपर भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर IS2 से लेके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन सबके ऊपर रिस्क मिल जाएंगे। जितने भी हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं विंटर 17 से लेके लास्ट अटैम्प्ट तक, वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ अच्छे वर्कशॉप सेशन मैंने लाहौर में रखे थे, वो बड़े बच्चों को फ़ायदेमंद था, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ नॉर्मली मैं क्विक रिवीजन सेशंस वगैरह रख रहा होता हूँ, तो उसके भी लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पोर्टल वगैरह पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मज़ीद एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यार, ये पोर्टल है सारा का सारा मेरे ख्याल से हार्डली 40-50 घंटे या 60 घंटे में होगा।